हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए, जो एचएसएससी सीईटी का हमने एक मॉक टेस्ट डाला था मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपको इस पेपर का जो लेवल है वो कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं या नहीं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये पूरी अपनी धारणाएं जो हैं ज़रूर मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा सरकार ने इसे शुरू करने की घोषणा जो है वो की है और इसकी कुछ कंडीशंस है। अगर पी सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए। परिवार पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र। ठीक है, जिसे फैमिली आईडी बोलते हैं हम। अगर उसके अंदर रजिस्टर्ड आय किसी की 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, तो उन्हें 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो लेडी मेंबर है इसकी उनको, ताकि वो अपना कोई कारोबार स्टार्ट कर सके। और इसका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो बहुत ही कम रखा जाएगा। अभी डिसाइड नहीं किया गया है, वैसे वो बोल रहे हैं 1.5% रखने का, फिर भी अभी डिसाइड नहीं किया है। तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना की जितनी कंडीशन थी, जो थी मैंने आपको कम्प्लीटली बता दी है। इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा जो है मातृशक्ति उद्यमिता योजना को स्टार्ट करने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, रीजनिंग का है। इसके अंदर क्या लिखा गया है? 18 खालिस्तान और 64, ये चार आपने को ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, इसके अंदर देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने को क्या करना है? ए स्केयर, बी स्केयर, सी स्केयर और डी स्केयर, या फिर ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब या फिर डी क्यूब, या फिर ऐसे हो सकता है ए बी, बी सी डी और डी ई। मल्टीप्लाई में भी हो सकता है। तो इसके अंदर एक चीज़ देख लीजिए, 18 और 64 आ रहा है, तो ये इस फॉर्मेट के अंदर आता है। एक से लेके आपको 11 तक के स्केयर और क्यूब याद होने चाहिए, जिससे आप डायरेक्ट इसको 1 सेकंड के अंदर सोल्व कर दोगे। तो इसका आंसर आएगा जी 27। देख लीजिए, 3 का क्यूब 27, ये 2 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। आपकी स्क्रीन पर कंप्लीटली इसको समझाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। क्या कहा गया है देख लीजिए आप। इसको ट्रेडिशनल मेथड से मैं आपको नहीं करवाऊंगा, आपको इसको डायरेक्टली जो मेथड है उससे करवा दूंगा, जिससे आपको 1 सेकंड में सोल्व कर सको। क्या कहा है? एक पिता तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु जो है, फादर प्लस सन की वर्तमान आयु कितनी है? 126। अब हुआ क्या? 8 वर्ष पूर्व यानी कि 8 साल पहले उनकी आयु का क्रमश अनुपात 7:4 के बराबर था। यानी कि जो फादर है और जो सन है, इनका 7 साल पहले, सॉरी 8 वर्ष पहले, यानी कि -8 और -8 इसमें से होगा, इनका ये होगा पूरा का पूरा। अब एक बात ध्यान दीजिए, इनका जोड़ मुझे दिया हुआ है, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है 8 साल पहले, यानी कि 8 साल इसकी कम हो गई, 8 साल इसकी कम हो गई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, यानी कि F प्लस एस, इन दोनों को जोड़ दूं और माइनस हो जाए 16 साल, 16 साल अगर मैं माइनस कर दूं, इक्वल टू क्या होगा? 7 और 4 11, 11x मान लिया मैंने। ये क्या है? 11x। इसको मैंने 11x क्यों लिया? क्योंकि मैंने इसको फादर का भी जोड़ दिया, इसका भी जोड़ दिया, तो इन दोनों की एज भी तो जुड़ जाएगी। ये 7 और 4 अनुपात क्या है? इनके मल्टीप्लाई के अंदर है। इस तरीके से इसको करना है। देख लीजिए, एफ प्लस एस की वैल्यू हमें दे रखी है 126 माइनस 16 इक्वल टू क्या आ गया? 11x। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या बचेगा? 0 1 1 इज इक्वल टू 11x। और x की वैल्यू क्या आ गई? 10। x की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पर वैल्यू देखिए क्या आएगा। ये 7x था, ये भी 4x, यानी कि f माइनस 8 बराबर 70 आ गया। और सन की एज आएगी s माइनस 8 बराबर 40। ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। f इज इक्वल टू आ गया 78 और सन की एज आ गई 48। और हमें बताना क्या है? 7 वर्ष बाद में, 7 वर्ष के बाद इनकी आयु क्या, मतलब आयु का जो अनुपात होगा वो क्या होगा?
ये बताना है। 7 वर्ष बाद इसमें जोड़ दीजिए, ये आ गया 85 डिवाइड बाय में 55, क्या बचा जी बता दीजिए, 11 और 17। आंसर है इसका बी। होप सो आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आया होगा कि मैंने इसको किस तरीके से किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में पूछा गया है। क्या पूछा गया है अभी, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक? तो इसका आंसर है जी बी। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है और कंप्यूटर की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? देखो ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर का। फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है? तो चमगादड़ को फ्लाइंग फोकस कहा जाता है क्योंकि उसकी जो संरचना होती है, चेहरे की जो संरचना होती है, शरीर की जो संरचना होती है, लोमड़ी की तरह दिखाई देता है। इसी कारण से चमगादड़ को वन्य जीवन के अंदर फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है। आप ये बात याद रखेंगे और आगे वाले आने वाले एग्ज़ाम्स में होप सो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? पौधों के लिए पूछा है इन्होंने, दरख्तों के लिए। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो इसका आंसर है जी चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी पौधों के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। कारण है क्योंकि इनमें जल को सोखने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल नील होती है। ये पानी को अंदर सोखता नहीं है, ये पानी को अंदर अपने ही जमा के रखता है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे जो तत्व हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए होते हैं तो वो पाए जाते हैं। तो आंसर है इसका बी। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है और ये कहाँ कहाँ है। कान्हा नेशनल रिजर्व कहाँ है, काजीरंगा कहाँ है, सुंदरबन कहाँ है और केवलादेव कहाँ है? इसके बारे में आप एक बार सर्च जरूर करें। मैं इसका आंसर अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, एक बार आप मुझे सर्च करके ज़रूर बताएं। सर्च करने के बाद में जो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, सिर्फ उसके बाद में इसका आंसर आप मुझे दें ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और आपको याद रहे। और मैं वीडियो की जो लेंथ है वो छोटी रखना चाहता हूँ, इसलिए ये पूरा एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ। एक बार आप इसे पढ़िए, नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होगा उसके अंदर मैं ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ। चलिए 8th क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? कोणार्क से, आवृत्ति से, गुणवत्ता से या वेग से? बताइए। तो ये सिंपली आवृत्ति से जो प्रकाश का रंग है वो संबंधित होता है, जैसे कि विबग्योर। विबग्योर की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड सबसे कम फैलता है, इसीलिए जो खतरे के चिन्ह होते हैं इसके ऊपर रेड कलर की जो पट्टियाँ लगाई जाती है। सड़क के ऊपर भी रेड कलर की जो बत्तियाँ हैं वो लगाई जाती है। जो चिन्ह होते हैं जो सड़कों के ऊपर, मोड़ों के ऊपर लगाए जाते हैं वो भी रेड कलर के, क्योंकि ये कम फैलता है और दूर दूर तक दिखाई देता है। जो वायलेट कलर है ये बहुत ज़्यादा फैलता है, इसकी आवृत्ति बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फैलता है और इसी की वजह से जो स्काई का कलर है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीष्मकाल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? सभी को पता है ये जो घटना है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसे बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरे का चमकना भी इसी का ही उदाहरण है। तो ग्रीष्मकाल में जो मरीचिका दिखाई देती है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक आवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण दिखाई देती है। चलिए, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि भारत में सर्वाधिक पशुधन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश के अंदर पाया जाता है। ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है। आपको हर एक सब्जेक्ट से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। देश की गाय कि कौन से देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है? टी कप काऊ, टी कप काऊ, ये भी एनिमल हस्बेंड्री का एक क्वेश्चन है। टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है भारत की गाय जो है टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है। आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग इन द गिवन वर्ड ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधापन। अंधापन का जो
ऑपोजिट है वर्ड वो कौन सा है ये हमें बताना है। तो अंधापन, ये अंधापन है, इसका हमने ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो ऑपोजिट वर्ड हम तभी बता पाएंगे जब इन चारों वर्ड का जो मीनिंग हमें क्लियर हो। तो मैं आपको एक एक करके क्लियर कर देता हूँ। कन्फ्रंट, ये फ्रंट शब्द से बना है। कन्फ्रंट का मतलब होता है के सामने, के सामने। कॉन्टोर, कॉन्टोर का मतलब होता है रूपरेखा, किसी की रूपरेखा। आउटलुक, आउटलुक का मतलब होता है इसकी आउटलुक। एक अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप की आउटलुक कैसी है हम देख लेते हैं, बाहर से वो कैसा दिखता है। और एक होता है विस्टा, विस्टा अंधापन का, इसका मतलब होता है परिदृश्य, परिदृश्य। ठीक है, तो इसका आंसर है विस्टा। आप ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। द हाइयर द लेवल ऑफ एबिलिटी एंड द मोटिवेशन डैश द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। तो सिंपल सी बात याद रखें, अगर कोई सेकेंड डिग्री से स्टार्ट हो रहा हो और एंड के बीच के अंदर एंड आ रहा हो, तो जो सेकेंड वाला होगा, यानी कि फर्स्ट वाक्य एंड बीच में हो जुड़ा हो और सेकेंड वाक्य भी कोई हो, तो वो भी उसी डिग्री के अंदर आएगा। तो इसका आंसर आएगा जी हाइयर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। चलिए, वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड गूज, वाइल्ड का मतलब होते हैं जंगली, और गूज आपको पता है वो चूहे होते हैं, उनको पकड़ना। वाइल्ड गूज चेज मतलब एक जंगली चूहों को पकड़ना किस तरह का कार्य होगा? टाइमली सर्च, मतलब समय पर सर्च करते रहना। रॉन्ग डिसीजन, गलत निर्णय। यूजलेस सर्च, बिल्कुल यूजलेस सर्च, सी इसका आंसर है। अगर फ्रूटफुल की जगह फ्रूटलेस सर्च होता, फ्रूटलेस सर्च, तो भी इसका आंसर डी बन सकता था, पर फिलहाल इसका आंसर यही है। हाँ जी, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये इसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसकी। कुछ इस तरह की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती हैं, और इसके अंदर डीएनए जो है वो किससे जुड़ा होता है? वो नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, इसकी श्रृंखलाएं किससे बंधी होती है? नाइट्रोजन से बंधी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड है और उसी एसिड की वजह से ये बना होता है। आप मुझे बताएंगे कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किस साइंटिस्ट ने दिया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके लिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें, एस्परजिलस, स्टेटोफाइकोलस, स्पूडोनोमानास या लैक्टोबेलिस। बिल्कुल लैक्टोबेसिलस, लैक्टोबेसिलस। ये बैक्टीरियाज होते हैं जो दूध को ख़राब कर देते हैं। और एक होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड जो है वो दही के अंदर पाया जाता है, और लैक्टोबेसिलस दूध को दही के अंदर कन्वर्ट कर देता है, कर्ड बना देता है। और एक और देख लीजिए, लैक्टोज अम्ल, लैक्टिक एसिड या लैक्टोज अम्ल जिसको बोलते हैं हम, वो दही के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये साइंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। 15,200 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा से लगती है? बांग्लादेश से लगती है, पाकिस्तान से, या चीन से, या नेपाल से? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसकी किससे लगती है। ठीक है, सीमा। फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये 4096 किलोमीटर के करीब करीब इसके अंदर सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है, और सबसे कम लगती है भूटान के साथ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएंगे कि हमारे कितने टोटल पड़ोसी देश हैं, और सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसके साथ लगती हैं, और सबसे ज़्यादा ज़िले कौन से देश के साथ लगते हैं, ये भी आप मुझे बताएंगे। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? ये आप क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। बताइए, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, कानून द्वारा, संसद में, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना के द्वारा, केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा? तो सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो है कानून द्वारा संसद के अंदर
बदली जा सकती है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि हमें संसद के सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो है वो बदली जा सके। इसका अगर सिंपली पूछे भी इसके अंदर 3 जज हैं तो वहाँ पर 4 लगा दें तो वो राष्ट्रपति के द्वारा कर सकते हैं, माफ़ कीजिएगा। पर अगर आधिकारिक तौर पे बदलने की बात आए तो उसे संसद में कानून पारित करके ही बदला जा सकता है। उसके बाद में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1985 के अंदर पारित हुआ था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। आप एक बार इसे गूगल पर सर्च जरूर करें और इसके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन्हें कॉपी के अंदर नोट आप कर लें, ताकि आपको इसके ऊपर बेसिस जो भी क्वेश्चन अगर आगे आपसे कुछ पूछा जाए तो आप उसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकें। भारत में लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1838 के अंदर भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी, इसको भी आप क्या करेंगे, एक बार गूगल जरूर करके देखें और इसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो आप कॉपी में उतार लें। और इसी तरीके से जैसे जैसे कोई टॉपिक वाइज आता है आप उसको कॉपी में उतारते रहें। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपके पास बहुत सारी जानकारियाँ वो जमा हो जाएगी और आप आसानी से पेपर को निकाल पाएंगे, ये मेरा वादा है। और करंट अफेयर हर रोज़ पढ़ते रहिए, हर रोज़ करंट अफेयर अगर आप पढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली आपको CET निकालने में कोई नहीं रोक सकता। और मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको कल भी एक और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ और संडे को पूरा एक 100 क्वेश्चन का जो फुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा और उसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि इसका लेवल कैसा रहा और आपके मार्क्स कितने बनते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।